हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के दूसरे चैप्टर का ये चौथा वीडियो पढ़ते हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे त्रुटि, मापन में त्रुटि। तो स्टूडेंट्स, ये त्रुटि क्या है? तो त्रुटि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या? एरर। एरर करने का मतलब क्या? गलती करना। त्रुटि का मतलब क्या होना? गलती करना। तो मापन में त्रुटि के मतलब क्या समझते हो? कि मापन में किसी प्रकार की गलती करना ही क्या है? त्रुटि। हम लोग इसको कैसे परिभाषित करते हैं? तो किसी वस्तु का मापन के दौरान उसके वास्तविक मान और मापित मान में जो अंतर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। त्रुटि करने का मतलब है वास्तविक मान तथा मापित मान में अंतर जो है, मापित मान में जो अंतर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। बात समझ में आया? वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। त्रुटि जो है क्या है, ये आपको क्लियर हो गया? अब त्रुटि मापन के दौरान त्रुटि से संबंधित दो तकनीकी शब्द है। एक है यथार्थता, एक क्या है? यथार्थता। दो तकनीकी शब्द इसमें आते हैं। एक होता है यथार्थता और दूसरा होता है परिशुद्धता। दूसरा शब्द क्या होता है? परिशुद्धता। यथार्थता और परिशुद्धता के मतलब क्या समझते हो? तो जब हम मापन करते हैं तो मापन के दौरान जब हम अलग अलग यंत्र यूज करेंगे तो अलग अलग यंत्र के द्वारा क्या करता है, उसका जो मापन होता है वो अलग अलग वैल्यू देता है और वो डिपेंड करता है उसकी विभेदन क्षमता पर। ये विभेदन सीमा क्या है? यहां पर एक टर्म आ रहा है क्या? विभेदन सीमा। और मापन जो है, मापन टोटली डिपेंड करता है किस पर? तो यंत्र की विभेदन सीमा पर। तो यहां पर जो है विभेदन सीमा के मतलब होता है कि कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी यंत्र दशमलव के कितने अंकों तक माप सकता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभेदन सीमा। यदि किसी इक्विपमेंट का मान लो कोई एक स्केल है जिसका विभेदन सीमा 0.1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब कहने का है कि वो दशमलव के कितने अंक तक माप सकता है? 1 अंक तक। यदि किसी स्केल का विभेदन सीमा 0.1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या है कि वो दशमलव के कितने अंकों तक माप सकता है? तो 2 अंकों तक माप सकता है। और ये यथार्थता और परिशुद्धता जो है वो दोनों इसी से संबंधित है, विभेदन सीमा से संबंधित राशि। अब हम कहेंगे कि कौन सा इक्विपमेंट ज्यादा यथार्थ है और कौन सा इक्विपमेंट मतलब यंत्र ज्यादा परिशुद्ध है। कौन सा मापन यंत्र ज्यादा यथार्थ होगा और कौन सा मापन यंत्र ज्यादा परिशुद्ध होगा। तो इसको जानने के लिए हम लोग यहां पर एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो कि अपने पास 2 मापन यंत्र है, एक का नाम दे दिया ए और दूसरा मापन यंत्र का नाम क्या है? बी। अब जब इसका वास्तविक मान जो छड़ का है, मान लो ये है 2.562, छड़ का जो वास्तविक मान है उसका वास्तविक मान कितना है? 2.562 सेंटीमीटर। अब अपने पास यंत्र ये है और यंत्र बी है जिसके द्वारा हम इस छड़ को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। मान लो यंत्र ए का विभेदन सीमा कितना है? 0.1 सेंटीमीटर और यंत्र बी का विभेदन सीमा क्या है? 0.01 सेंटीमीटर। मतलब ये दशमलव के 2 अंकों तक माप सकता है और ये दशमलव के 1 अंक तक माप सकता है। अब मैं यंत्र ए के द्वारा जब इस छड़ को मापा और मापा गया मान लो क्या आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। ये एक ही दशमलव तक माप सकता है। और जब इसी छड़ को दूसरे यंत्र के द्वारा, दूसरे स्केल के द्वारा मापे और इसका मान लो मापन आ गया 2.34 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? अब यहां पर मैं कहूंगा कि कौन सा यंत्र ज्यादा यथार्थ है। तो यथार्थता के मतलब होता है कि जो वैल्यू वास्तविक मान के सबसे करीब होगा वो इक्विपमेंट ज्यादा यथार्थ होगा। जो वैल्यू वास्तविक मान के ज्यादा करीब होगा वह यंत्र क्या होगा? ज्यादा यथार्थ होगा।
तो आप यहां पर बताइए कि 2.4 ज्यादा करीब है या 2.34 ज्यादा करीब है। तो आप कहोगे कि सर 2.4 ज्यादा करीब है। तो 2.4 किससे मापा गया, किससे मापा गया वैल्यू है, तो यंत्र ए के द्वारा मापा गया वैल्यू। मतलब यहां पर यंत्र ए जो है वो ज्यादा यथार्थ होगा किसके सापेक्ष में, यंत्र बी के सापेक्ष में। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 2.34 दशमलव के 2 अंकों तक तो मापा है, लेकिन ये वैल्यू वास्तविक मान के ज्यादा करीब है। तो ये क्या कहलाएगा कि यंत्र ये बी से ज्यादा यथार्थ है। बात समझ में आया। आगे हम लोग परिशुद्धता के मतलब समझते हैं। तो परिशुद्धता के मतलब होता है कि कोई भी यंत्र दशमलव से कितने अंकों तक माप रहा है। तो जो ज्यादा विभेदन सीमा तक मापेगा, जो यंत्र, जिस यंत्र की विभेदन सीमा ज्यादा होगी, जिस यंत्र की विभेदन सीमा ज्यादा होगा वो यंत्र ज्यादा परिशुद्ध होगा। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे कि यंत्र बी जो है वो ज्यादा परिशुद्ध है किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो यथार्थता के मतलब समझ में आया। जो इक्विपमेंट, जो यंत्र वास्तविक मान के करीब मान को मापता है, सबसे करीब मान को मापता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ज्यादा यथार्थ कहेंगे। और जो यंत्र ज्यादा विभेदन सीमा तक मापता है उसे हम लोग क्या कहेंगे कि ज्यादा परिशुद्ध होगा। अब एक और इसी से एग्जांपल समझते हैं कि मान लो एक यंत्र ये है और एक यंत्र क्या है, बी। ये जो है एक सीमा तक मापती है, मतलब विभेदन सीमा एक है, और ये माप रहा है 2.5 सेंटीमीटर। और एक है बी यंत्र है और ये कितने तक माप रहा है, 2.56 सेंटीमीटर। अब मैं यहां पर आपको पूछूं कि बताइए कि यंत्र ये यंत्र बी में से कौन सा ज्यादा यथार्थ है, यंत्र ए और बी में से कौन सा ज्यादा यथार्थ है। तो यहां पर देखना है कि यंत्र बी जो है, यंत्र बी का वैल्यू जो मापा गया वैल्यू है वो कितना है, 2.56, जो 2.562 के ज्यादा नजदीक है। तो यहां पर यंत्र बी क्या हो जाएगा, ज्यादा यथार्थ होगा किसके सापेक्ष में, ए के सापेक्ष में। बात समझ में आया। और बोलूंगा कौन ज्यादा परिशुद्ध है, तो यहां पर यह भी देख सकते हैं कि बी की जो विभेदन सीमा है वो क्या है, ज्यादा है। बी की विभेदन सीमा क्या है, ज्यादा है ये के सापेक्ष। तो यहां पर बी क्या होगा, बी ज्यादा परिशुद्ध होगा किससे, ये से। तो हमें लगता है कि आप यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर समझ गए होंगे। यह जरूरी नहीं है कि जो इक्विपमेंट ज्यादा यथार्थ होगा वो ज्यादा कम परिशुद्ध होगा। जो इक्विपमेंट ज्यादा यथार्थ होगा वो कम परिशुद्ध होगा। पहले एग्जाम्पल से ऐसा ही लग रहा था, इसलिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल में आपको पता चल रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि जो इक्विपमेंट ज्यादा यथार्थ है वो ज्यादा परिशुद्ध भी हो सकता है। तो ये यथार्थता और क्या है, परिशुद्धता। आगे हम लोग पढ़ते हैं त्रुटि के प्रकार। तो त्रुटि के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः। त्रुटि के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। एक होता है क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा होता है अतिरेशिक त्रुटि। त्रुटि के कितने प्रकार, दो प्रकार। कौन कौन से, तो एक है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। और दूसरा है अदृशिक त्रुटि, अदृशिक त्रुटि, अदृशिक त्रुटि। अदृशिक त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर जो क्रमबद्ध त्रुटि है, इसमें त्रुटि का मान हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर में त्रुटि का मान हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और यह धनात्मक त्रुटि होगा या तो ऋणात्मक त्रुटि होगा। लेकिन जो अदृशिक त्रुटि है, रैंडम एरर है, इसका हम कारण भी नहीं पता लगा पाते हैं कि किस कारण से त्रुटि आ रही है और कितना आ रही है। अलग अलग जितने बार आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान त्रुटि में क्या होगा, अलग अलग वैल्यू देगा। मतलब त्रुटि भी क्या होगा, अलग अलग होगा रैंडम एरर में। और इसका हम कारण भी नहीं पता कर पाते कि किस कारण से ये त्रुटि आ रही है। तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं, अदृशिक त्रुटि। और सिस्टमैटिक एरर में हमें क्या होता है, कारण पता रहता है, कारण पता रहता है कि किस कारण से ये त्रुटि आ रही है। बात समझ में आया। और बहुत
किस कारण से त्रुटि आ रही है, इसका कारण हमें पता रहेगा, और लेकिन इसको क्या है हम लोग हटा नहीं सकते, इस त्रुटि को हम लोग हटा नहीं सकते। किसमें? सिस्टमेटिक एरर में। बातें समझ में आ रही है? अब ये सिस्टमेटिक एरर है, जो क्रमबद्ध त्रुटि है, उसको भी आगे क्या किया गया, 3 भाग में डिवाइड किया। उसमें से पहला जो त्रुटि है वो है अंतर्गत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि। यह त्रुटि क्या है? तो यह त्रुटि मापन यंत्र के बनाने के दौरान किया गया त्रुटि होता है। क्या है कि जो व्यक्ति इस यंत्र का बना रहा होगा उस समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और इसका कैलिब्रेशन करने मतलब विभेदन करते समय क्या किया, उन्होंने कुछ गलती कर दिया, और जिसके कारण वो यंत्र क्या होगा, हमेशा क्या करेगा, गलत माप देगा। बात समझ में आ रहा है ना? यंत्रगत त्रुटि जो है वो मापन यंत्र में के बनाने के दौरान किया गया त्रुटि होता है, और ये त्रुटि जो है कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना, कि जब यंत्र को बना रहा था उस दौरान इसका कैलिब्रेट करते समय, विभेदित करते समय क्या किया, उन्होंने कुछ गलती कर दिया, और वो गलती हमेशा क्या होता है, परमानेंट हो जाता है। मतलब एक से मान लो इसमें विभेदित करते समय यदि इन्होंने 0.1 सेंटीमीटर क्या कर दिया होगा, घटा दिया होगा, तो उन्होंने ये यंत्र क्या करेगा, जो भी दूरी को मापेगा उसमें कितने की कमी हो जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर की कमी हो जाएगी। तो इस तरह के त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं, यंत्रगत त्रुटि। और ये भी किसका प्रकार है, तो क्रमबद्ध त्रुटि का प्रकार है। दूसरा है प्रायोगिक तकनीकी के कारण आई त्रुटि। प्रायोगिक तकनीकी, दूसरा त्रुटि है प्रायोगिक त्रुटि। प्रायोगिक तकनीकी के कारण आई त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि का दूसरा प्रकार क्या है, तो प्रायोगिक तकनीकी के कारण आई त्रुटि। ये इसमें क्या है, प्रायोगिक तकनीकी में क्या है, तो जैसे हम लोग किस विधि से कोई प्रयोग, जैसे कोई वस्तु का मापन करना है या कोई भी भौतिक राशि का मापन करना है, तो मापन करने का कौन सा विधि हम लोग अपना रहे हैं, तो उस विधि के कारण आई त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायोगिक तकनीकी के कारण आई त्रुटि। जैसे हम लोग एक सिंपल सा तरीका कहें कि थर्मामीटर से अपने बॉडी का तापमान मापते हैं, तो तापमान मापने के लिए क्या करते हैं, बगल में हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर लगा देते हैं। और जब बगल में थर्मामीटर लगाते हैं तो ये जो ताप मापेगा वो शरीर के ताप से क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, तो इसके वातावरण के कारण, जैसे हवा है, आर्द्रता है, तो ये सब चीजें इसके ताप को क्या करेगा, थर्मामीटर के जो ताप मापेगा उस ताप को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और इस प्रकार से आई त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। उसी तरह से क्रमबद्ध त्रुटि का तीसरा प्रकार जो है वो है व्यक्तिगत त्रुटि। तीसरा प्रकार क्या है, व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, ये त्रुटि जो है वो पर्सनल त्रुटि इसको कहते हैं। और ये त्रुटि क्या बताता है, तो ये कोई जो व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, उसके ध्यान पर डिपेंड करता है कि वो जो प्रयोग का तकनीक, जो इक्विपमेंट लिए हुए हैं, जो विधि अपना रहा है, वो विधि कौन सा विधि अपना रहा है, और प्रयोग के दौरान वो उस प्रयोग के दौरान जो वैल्यू लिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं, उसके दौरान वो कितना सावधानी बरतते हैं। मतलब व्यक्ति की सावधानी के कारण आई त्रुटि, मतलब वो यदि सावधानी तरीके से नहीं ले, सावधान तरीके से ना ले, तो इस प्रकार से आई त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। बात समझ में आया। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो कि हमने जब इसको माप रहा था, तो मापने के दौरान व्यक्ति ने, इसकी लंबाई आ रहा था 1.56 सेंटीमीटर, और ये गलती से उन्होंने क्या देख लिया, 1.54 सेंटीमीटर।
तो ये व्यक्ति के कारण आया हुआ त्रुटि है। ऑब्जर्वेशन लेने के दौरान ध्यान नहीं दिया और उन्होंने 5.6 की जगह क्या देख लिया, 5.4 सेंटीमीटर, 1.54 सेंटीमीटर देख लिया। तो इस तरह की त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा प्रकार पढ़े, क्या था वो, अदृशिक त्रुटि। ये क्रमबद्ध त्रुटि के 3 प्रकार थे। पहला त्रुटि क्या था, तो यंत्रगत त्रुटि। यंत्रगत त्रुटि क्या क्यों आया, तो यंत्रगत त्रुटि आया मापन यंत्र के अंशांकन करने का मतलब होता है कि उसका विभेदन करने के दौरान सावधानी नहीं बरत पाया और उसके कारण आई त्रुटि होता है। तकनीकी या तो प्रायोगिक तकनीकी के कारण आई त्रुटि भी क्रमबद्ध त्रुटि का प्रकार है। इसमें हमने क्या बताया कि प्रयोग के दौरान उन्होंने किस विधि को, किस तकनीक को अपनाया, उसके कारण आई त्रुटि को क्या कहते हैं हम लोग, तकनीकी के कारण आई त्रुटि। दूसरा है, और तीसरा क्या बताया, व्यक्तिगत त्रुटि, और यह व्यक्ति के सावधानी के कारण आई हुई त्रुटि है। उसके बाद एक आता है अदृशिक त्रुटि। क्या मैं बताया, अदृशिक त्रुटि। दूसरा प्रकार था त्रुटि का अदृशिक त्रुटि। क्या बताता है, तो इस त्रुटि में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ये त्रुटि क्यों आता है, अदृशिक त्रुटि जो है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रैंडम एरर। इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं होता है, किस कारण से आया त्रुटि है इसे हमें पता नहीं रहता है। बात समझ में आ रहा है ना। जब इस त्रुटि में क्या है, जितने बार आप मापन करोगे तो प्रत्येक बार उसका मापन जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग आएगा। और इस प्रकार के त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं, अदृशिक त्रुटि। मतलब इसका कोई एग्जैक्ट कारण हमें पता नहीं रहता है कि आखिर ये प्रयोग के दौरान त्रुटि क्यों आ रहा है, और ऐसे त्रुटि को ही हम लोग क्या कहते हैं, अदृशिक त्रुटि। तो ये त्रुटि के प्रकार थे। आगे हम लोग त्रुटि का गणितीय व्याख्या करने के लिए, त्रुटि के गणितीय व्याख्या करने के लिए त्रुटि को 3 भागों में बांटा। अर्थात गणितीय व्याख्या के लिए त्रुटि कितने प्रकार से विभाजित किया गया, तो 3। पहला क्या है, तो पहला है निरपेक्ष त्रुटि। पहला क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या है, तो जो त्रुटि का परिभाषा बताया था कि किसी वस्तु का या किसी भौतिक राशि का मापन के दौरान उसके मापित मान और वास्तविक मान में जो अंतर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। और निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र क्या हो जाएगा, तो वास्तविक मान माइनस मापित मान, वास्तविक मान माइनस मापित मान। अब हम लोग यहां पर वास्तविक मान जो है, किसी भी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है, वास्तविक मान ज्ञात करने का कोई विधि ही नहीं। तो वास्तविक मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो क्या करते हैं, प्रयोग के दौरान जो भी प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग में हम लोग बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, बहुत सारे प्रेक्षण लेते हैं, और उससे जो मान प्राप्त होता है उसी के औसत मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी के औसत मान को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक मान। निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र होता है, मापित मान माइनस वास्तविक मान, वास्तविक मान। बात समझ में आया। वास्तविक मान को मापित मान में हम किसको माइनस कर देंगे, वास्तविक मान को, तो ये क्या कहलाएगा, निरपेक्ष त्रुटि। अब यहां पर वास्तविक मान के बारे में बता रहा था कि वास्तविक मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो वास्तविक मान ज्ञात करने का कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रयोग के दौरान हम लोग बहुत सारे प्रयोग करेंगे, बहुत सारे वैल्यू लेंगे, और बहुत सारे वैल्यू का हम लोग क्या निकालेंगे, औसत मान निकालेंगे। कि प्रथम प्रेक्षण में मान लो वैल्यू कितना आया, प्रथम प्रेक्षण में मान लो प्रयोग में जो आया वैल्यू A1 आया, द्वितीय प्रेक्षण में कितना आया, दूसरा प्रेक्षण जो किया उसमें वैल्यू मान लो कितना आ गया, A2 आ गया। इसी तरह से तीसरा प्रेक्षण में आया, तृतीय प्रेक्षण में आएगा मान लो A3, उसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, मान लो A4 आया। तो ये क्या किया मैंने, एक ही प्रयोग का अलग अलग प्रेक्षण लिया, और प्रयोग के दौरान मान लो ये अपने पास प्राप्त वैल्यू है। तो हम लोग औसत मान जो है
ये हम मीन वैल्यू जो कहते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया क्या, ये प्रेक्षण का औसत। और इसी औसत मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक मान कहते हैं। वास्तविक मान को समझ में आया, कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि वास्तविक मान ज्ञात करने का कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है। तो वास्तविक मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो भी ऑब्जर्वेशन में प्रेक्षण में जो भी वैल्यू आया उसका हम क्या कर लेंगे, औसत निकाल लेंगे, और यही औसत मान को क्या कहेंगे, वास्तविक मान। बात समझ में आया। वास्तविक मान को ही हम लोग क्या कहेंगे, माध्य मान। जो वैल्यू आया उसका, ये सभी ऑब्जर्वेशन का जो औसत आया उसी का माध्य मान को ही हम लोग क्या कर देते हैं, वास्तविक मान। कहने का मतलब है कि निरपेक्ष त्रुटि का एक और सूत्र लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो मापित मान माइनस माध्य मान, माध्य मान या तो औसत मान। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको हम लोग नॉर्मली डेल्टा ए से नोट करते हैं, और डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ये मीजर्ड ये एम माइनस ये आर। एम मतलब मीजर वैल्यू, आर मतलब रियल वैल्यू, वास्तविक वैल्यू। और रियल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया डेल्टा ए। तो ये निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने का तरीका है। जो एक एग्जाम्पल हम लोग समझ ले कि मान लो कोई एक्सपेरिमेंट किया, मान लो एक सरल लोलक है जिसको एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोग अलग अलग ऑब्जर्वेशन में अलग अलग वैल्यू फाइंड किए, और मान लो T1 प्राप्त किया, वो आया 1.2 सेकेंड, 1.23 सेकेंड। T2 फाइंड किया, दूसरा ऑब्जर्वेशन जो आया वो मान लो 1.30 सेकेंड आया। तीसरा वैल्यू आया मान लो 1.24 सेकेंड। चौथा वैल्यू जो आया वो आया T4 बराबर 1.21 सेकेंड। इस तरह से मान लो हम लोग 4 प्रेक्षण लिए। क्या लिए, 4 प्रेक्षण। अब मैं बोलूंगा कि प्रथम प्रेक्षण का निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रथम प्रेक्षण का क्या निकालिए, निरपेक्ष त्रुटि। तो प्रथम प्रेक्षण का निरपेक्ष त्रुटि को कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा T1 लिखेंगे, और डेल्टा T1 बराबर क्या होगा सूत्र, तो Tm मतलब मापित मान माइनस Tr। और Tr कैसे निकालते थे, तो Tr जो होता था वो क्या था, तो सभी का औसत मान था। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बाय 4। बात समझ में आ रहा है। Tr रियल जो वैल्यू था, माध्य मान जो था वो क्या था, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। इसको TA भी लिख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। Tm माइनस TA, तो TA बराबर होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बाय 4। तो TA बराबर क्या हो जाएगा, T1 कितना है 1.23 प्लस 1.30 प्लस 1.24 प्लस 1.21, और डिवाइड क्या कर देंगे 4। तो ये हो जाएगा TA एवरेज वैल्यू या तो एक्चुअल वैल्यू। तो ये हो जाएगा कितना, तो जोड़ दो सबको, 4 1 5 5 और 3 8, 2 3 5 2 7 2 9 और 1 2 3 4, 4.98 डिवाइडेड बाय 4। तो T ये जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 4 एकम 4 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 4 चौका 16। तो ये हो जाएगा T बराबर 1.24 सेकेंड। ये क्या आ गया, तो ये माध्य मान हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक मान। अब डेल्टा T1 का वैल्यू सूत्र क्या बताया मैंने, तो डेल्टा T1 बराबर सूत्र बताया Tm, यह मतलब मापित मान। तो यहां T1 हो जाएगा और माइनस TA। तो T1 कितना है, तो 1.23 माइनस TA कितना है, तो 1.24। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस में 0.01 सेकेंड। उसी तरह से दूसरे ऑब्जर्वेशन का यदि मैं निरपेक्ष मान बताऊं तो क्या होगा, डेल्टा T2 बराबर T2 माइनस TA। T2 कितना है, तो 1.30 माइनस 1.24। तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.06। उसी तरह से डेल्टा T3 निकालना है,
तो डेल्टा T3 कैसे निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि तीसरे ऑब्जर्वेशन का, तो ये हो जाएगा क्या, तो 1.24 माइनस 1.24 बराबर कितना हो जाएगा 0। और डेल्टा T4 कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1.21 माइनस 1.24, तो ये होगा माइनस 0.03। तो ये अपना क्या आ गया निरपेक्ष त्रुटि सभी प्रेक्षण का। निरपेक्ष त्रुटि क्या है समझ में आ गया, वास्तविक मान कैसे फाइंड करेंगे समझ में आ गया। तो ये था निरपेक्ष त्रुटि। इसी में एक पढ़ना पड़ता है हमें माध्य त्रुटि। क्या पढ़ना पड़ता है, माध्य त्रुटि। ये माध्य त्रुटि क्या है, या त्रुटि का माध्य क्या होता है। माध्य त्रुटि है, जैसे अभी मैंने लिखा था कि अलग अलग ऑब्जर्वेशन का जो निरपेक्ष त्रुटि था उसके परिमाण का जो माध्य होगा। मान लो प्रथम ऑब्जर्वेशन में जो निरपेक्ष त्रुटि आया कितना आया डेल्टा A1, दूसरे प्रेक्षण में जो निरपेक्ष त्रुटि आया वो कितना आया डेल्टा A2, उसी तरह से डेल्टा A3 डॉट 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 डेल्टा AN। मान लो n ऑब्जर्वेशन लिया और प्रत्येक का निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN है, तो इसका जो माध्य होगा, त्रुटि का जो माध्य होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं माध्य त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य जो आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे माध्य त्रुटि। और यहाँ पर हम लोग देखा ना अभी निरपेक्ष त्रुटि प्लस में भी आ रहा था और माइनस में भी आ रहा था, तो हम यहाँ पर केवल क्या लेंगे उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस साइन को मतलब नहीं लेंगे, मोड यही बताता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये था अपना क्या निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक त्रुटि। क्या पढ़ेंगे आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या है, तो आपेक्षिक त्रुटि में हम लोग ये जो होता है वो माध्य त्रुटि का, माध्य त्रुटि का जब हम लोग वास्तविक मान से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, तो ऐसे त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं माध्य त्रुटि, सॉरी आपेक्षिक त्रुटि। और आपेक्षिक त्रुटि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो आपेक्षिक त्रुटि बराबर होता है माध्य त्रुटि डेल्टा AN मीन मतलब डिवाइडेड बाय AM। बात समझ में आया। और डेल्टा AM का सूत्र भी क्या बताया था, तो मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3 डॉट 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 मोड ऑफ डेल्टा AN डिवाइडेड बाय क्या n आया था, और ये m क्या था, तो ये m था सभी का त्रुटि का माध्य। बात समझ में आ गया, कैसे फाइंड करना है समझ में आ गया। ये डेल्टा AM क्या है, तो माध्य त्रुटि है। ये m क्या है, तो सभी त्रुटियों का, सॉरी ये m क्या है, तो सभी वैल्यू का माध्य। नहीं आया। आपेक्षिक त्रुटि मतलब समझ में आया, डेल्टा A बाय ये भी लिख सकते हो। डेल्टा A मतलब माध्य त्रुटि, डेल्टा A मतलब माध्य त्रुटि, और ये मतलब माध्य मान, ये मतलब माध्य मान। तो माध्य त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल ले लेंगे, वही एग्जांपल लिए T1 बराबर मान लो 1.25 सेकेंड है, 4 ऑब्जर्वेशन लिए। T2 बराबर मान लो 1.24 सेकेंड है, T3 बराबर मान लो 1.21 सेकेंड है, और T4 बराबर मान लो 1.20 सेकेंड है। ठीक है। अब इसका मैं आपेक्षिक त्रुटि निकालू, तो आपेक्षिक त्रुटि निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो माध्य मान चाहिए। तो माध्य मान कैसे निकालेंगे, तो T माध्य मान निकालना है, तो Tm यदि इसको लिखते हैं तो Tm बराबर क्या हो जाएगा, Tmin T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बाय 4। तो ये चारों वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.21 प्लस 1.20 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 4। तो यहां से Tm बराबर आ जाएगा, सभी को जोड़ो, तो 5 4 9 1 10 का 0, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 1 2 3 4 4.90 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से Tm यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा 1 4 दूना 8 4 दूना 8 1.22 सेकेंड आ गया। ये क्या आ गया तुम्हारा माध्य मान। अब हमें क्या चाहिए,
माध्य त्रुटि। तो माध्य त्रुटि कैसे निकालेंगे? तो माध्य त्रुटि के पहले हम बोले थे निकालना पड़ेगा निरपेक्ष त्रुटि। तो हम लोग निकालेंगे डेल्टा T1। तो डेल्टा T1 बराबर क्या सूत्र बताया था? तो T1 माइनस Tm माध्य मान। तो Tm कितना है? 1.22। तो यहां से निकाल लो डेल्टा T1 बराबर हो जाएगा 1.25 माइनस 1.22 बराबर 0.03। उसी तरह से डेल्टा T2 निकाल लो। तो डेल्टा T2 बराबर T2 माइनस Tm। तो T2 कितना है? तो 1.24 माइनस 1.22। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? तो 1.24 माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.02 सेकेंड। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे? डेल्टा T3। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1.21 माइनस 1.22। तो इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि 0.01 सेकेंड। डेल्टा T4 इसी तरह से निकाल लो। तो डेल्टा T4 इक्वल टू हो जाएगा 1.20 माइनस 1.22। तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो ये हो जाएगा माइनस 0.02 सेकेंड। तो ये सभी वैल्यू का क्या आ गया? सभी ऑब्जर्वेशन का निरपेक्ष त्रुटि आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? माध्य त्रुटि। तो अब हम आगे क्या ज्ञात करेंगे? तो माध्य त्रुटि ज्ञात करेंगे। तो माध्य त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे? तो माध्य त्रुटि का सूत्र क्या होता है? तो डेल्टा T बराबर होता है मोड ऑफ डेल्टा T1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा T2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा T3 प्लस मोड ऑफ डेल्टा T4 और बटा में क्या हो जाएगा? 4। तो यहां से डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 और डेल्टा T4 निकाले हैं। तो डेल्टा T बराबर हो जाएगा अपना वैल्यू पुट कर दो। तो डेल्टा T1 मोड ऑफ 0.03 प्लस मोड ऑफ 0.02 प्लस माइनस 0.01 और प्लस माइनस 0.02 और डिवाइडेड बाय क्या रख देंगे? 4। तो यहां से डेल्टा T इक्वल टू हो जाएगा। तो यहां देखो जो भी मोड के अंदर का वैल्यू होता है वो क्या होता है? तो प्लस होता है। तो यहां से हो जाएगा ये 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 और बटा में क्या आ जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा डेल्टा T इक्वल टू, सबको जोड़ दो तो 3 2 5 1 6 और 2 8 मतलब 0.08 बाय 4। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 0.02 मतलब माध्य त्रुटि कितना आ गया? 0.02 सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हमें निकालना क्या है? आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र क्या था? तो डेल्टा ए बाई ए मतलब माध्य त्रुटि बटा माध्य मान। तो माध्य त्रुटि कितना आया? तो माध्य त्रुटि हम लोग लाए, माध्य त्रुटि जो है डेल्टा T बराबर आ गया 0.02। तो आपेक्षिक त्रुटि जो होगा, आपेक्षिक त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा T बाय Tm। Tm क्या था? माध्य त्रुटि। तो माध्य त्रुटि हम लोग निकाले थे। माध्य त्रुटि कितना आया था? तो Tm हम लोग निकाले थे कितना? ये आया था 1.22। Tm कितना आया था? 1.22। तो डेल्टा T हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 1.22। पॉइंट को हटाओगे तो ये आ जाएगा कितना? तो 2/122। तो ये हो जाएगा आपका क्या? आपेक्षिक त्रुटि। इसको पॉइंट में बदल लेना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आपेक्षिक त्रुटि निकालने का प्रोसीजर समझ में आया? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? तो माध्य मान निकालेंगे। माध्य मान निकालने के बाद क्या करेंगे? तो निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का। उसके बाद क्या निकालेंगे? तो माध्य त्रुटि निकालेंगे। और माध्य त्रुटि के बाद क्या निकालेंगे? आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र हो जाता है माध्य त्रुटि बटा माध्य मान। तो माध्य मान कितना आया था? तो 1.22 आया था और ये माध्य त्रुटि कितना आया था? तो आया 0.02। तो ये आपको क्या दे देगा? आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि समझ में आ गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि हो गया, आपेक्षिक त्रुटि हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं गणितीय व्याख्या में त्रुटि का जो तीसरा प्रकार है वो है प्रतिशत त्रुटि। क्या है? प्रतिशत त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि कुछ नहीं है, वही है प्रतिशत त्रुटि का सूत्र है माध्य त्रुटि बटा माध्य मान
और गुणा में क्या लिख देंगे 100। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, प्रतिशत त्रुटि। जैसे अभी जो भी आया था, अभी कितना आया था, आपेक्षिक त्रुटि बताओ। आपेक्षिक त्रुटि क्या लिखते थे, माध्य त्रुटि बटा माध्य मान। तो माध्य त्रुटि डेल्टा टी बटा टी एम इंटू 100। डेल्टा टी बाई टी एम अपना देखना आया था कितना, तो 0.02 और टी एम आया था कितना, तो 1.22 इंटू क्या 100। तो ये हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो ये कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 2/1.22, मतलब 200/122%। ये आ गया अपना क्या, प्रतिशत त्रुटि। बात समझ में आया। तो प्रतिशत त्रुटि के मतलब समझ में आ गया। आपेक्षिक त्रुटि को 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो। आपेक्षिक त्रुटि को क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो, तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि जो पहले डेटा था उसका कितना आ गया, समझ में आ गया। ये हो गया तुम्हारा क्या, प्रतिशत त्रुटि। तो ये त्रुटि का गणितीय व्याख्या था।